नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बारे में। तो ये जो क्वालिटीज होती हैं ये टोटल 15 इन नंबर होती हैं और 4 फैक्टर्स में इनको डिवाइड किया जाता है। बेसिकली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती हैं कि ये कुछ ऐसी सिलेक्टिव क्वालिटीज हैं जो कि एक ऑफिसर के लिए ज़रूरी होती हैं और ऑफिसर ही नहीं, एक नॉर्मल आदमी के लिए भी, एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा आदमी बनने के लिए आपको इन इन 15 क्वालिटीज़ ये आपके अंदर होनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या क्वालिटीज़ हैं ये। तो सबसे पहले यहां पर मैंने जो फैक्टर 1 है मेरा, दैट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा फैक्टर है सोशल एडजस्टमेंट, तीसरा है सोशल इफेक्टिवनेस और चौथा है डायनामिक्स। ठीक है, एक सोल्जर के उसमें देखें तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग माइंड से रिलेटेड रखते हैं। ठीक है, ये जो क्वालिटीज हैं ये सारी माइंड से रिलेटेड है। सोशल एडजस्टमेंट जो चीजें हैं वो हमारी हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, सोशल इफेक्टिवनेस जो आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू आवर गट्स एंड डायनामिक्स जो होती हैं वो हमारे लिम्स या आप यूं कह सकते हैं एफर्ट्स से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो पहली क्वालिटी यहां पर लिखिए इफेक्टिव इंटेलिजेंस। तो बेसिकली इंटेलिजेंस क्या होती है? आपकी बुद्धि। ठीक है, आपको चीजें पता हैं, आपको कैलकुलेशंस आती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या है कि आप जिस पॉइंट पे वो इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है आप उस समय उस चीज को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 + 10 20 सीख लिया। ठीक है, अब लेकिन मान लीजिए आप कोई सामान लेने गए, सब्जी लेने गए, वहां पर आपने 10 रुपए कुछ सामान लिया, 10 रुपए कुछ सामान लिया एंड अब आप उसका कैलकुलेशन बता पा रहे हैं कि नहीं कि वहां पर 20 रुपए खर्चा हुए हैं। दैट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस टाइम पे इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है, क्या उस समय आप दिमाग लगा पा रहे हैं कि नहीं। दैट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजनिंग एबिलिटी पे। तो रीजनिंग एबिलिटी आप लोग समझ रहे होंगे, जो रीजनिंग के हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं उसको सॉल्व करना, वो चीज तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ हमारे पास क्या है कि मान लीजिए जैसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं जुगाड़। ठीक है, किसी भी चीज का जुगाड़ लगाना, मतलब सब लोग नहीं लगा पाते हैं। एक इफेक्टिव जुगाड़ जो होता है वो सब लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को मतलब कौन सी टाइम पे कौन सी चीज रिक्वायर्ड है, किस जगह पे क्या चीज रिक्वायर्ड है, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं एंड इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, कि किस समय पे क्या रिक्वायरमेंट है, इस चीज को समझना इज रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, तीसरी आ जाती है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी समझ में आ ही रहा होगा कि हमारे कॉलेज फेस्ट होते हैं, स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन्स हैं, घर पे कोई त्यौहार है, तो आप किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। आपकी टेबल है, स्टडी टेबल, आपकी स्टडी टेबल हमेशा फैली रहती है कि आप प्रॉपरली उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। आपका शू रैक, आपका ड्रेसिंग टेबल, ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप जब ऑर्गेनाइज रखते हैं तो वो चीज़ आती है आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में, कि आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी अच्छी है। चौथा आ जाता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग एग्जामिनेशंस में आंसर्स लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एथिक्स का आंसर है या ऐसा कोई सोशल आंसर है, क्वेश्चन है, उसका आपने आंसर लिखा। अब जो चीजें आपके दिमाग में चल रही थी आपने उसको वहां पर लिखा। ठीक है, अब वो कॉपी जाएगी आपके एग्जामिनर के पास, वो एग्जामिनर उस कॉपी को पढ़ेगा। अब क्या ये जरूरी है कि जो चीज हम सोच रहे हैं वही चीज एग्जामिनर उस चीज को पढ़ के उस चीज को वही समझे? ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे होने की चांसेस ज्यादा तब हो जाती हैं जब आपके वर्ड्स आपके थॉट्स को डिपिक्ट कर रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चल रहा हो जो आपके दिमाग में चल रहा था, वही चीजें कॉपी में भी चल रही हो। उससे क्या होता है कि आपका एग्जामिनेशन में नंबर पाने, मतलब जो आपको नंबर्स मिलते हैं वो अच्छे से मिल सकते हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन किसी आदमी का अच्छा होता है तो वो जो चीज थॉट, मतलब जो उसका थॉट है, जो उसके दिमाग में चीजें चल रही हैं उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करता है। ठीक है, दैट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब दूसरे फैक्टर में आ जाते हैं, दैट इज सोशल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये सारी सोसाइटियल लेवल पे चीजें आपको समझ में लेनी पड़ेंगी। ठीक है, पहले है सोशल अडेप्टेबिलिटी। अब अडेप्टेबिलिटी क्या है कि अलग अलग जगहों पे सस्टेन करना। ठीक है, आप घर पे रहते थे, ठीक है, आप आराम से बैठ रहे हैं, गद्देदार बेड है, मम्मी आ रही हैं खाना देने। अभी उसके बाद क्या हुआ, कॉलेज लाइफ हुई, हॉस्टल में गए आप। हॉस्टल में क्या है, आपको सारी चीज़ें खुद सेट करनी है, साफ सफाई भी करनी है, ठीक है, खाना भी बनाना है, चीज़ें आपको अपने आप करनी। अब वहाँ पर आप अडेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज सोशल अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, आप जैसे 4 लोगों से मिले, अब 4 लोगों से मिले, आपने हाय हेलो किया, नाम वाम पूछा, बस उतना।
फिर क्या है, वो एक इनएप्रोप्रिएट साइलेंस हो जाता है। तो इस चीज़ में हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर सोशल अडेप्टेबल नहीं है आदमी, ठीक है। आदमी दूसरों के साथ बातचीत नहीं कर पा रहा है, घुल मिल नहीं पा रहा है। दैट कम्स अंडर सोशल अडेप्टेबिलिटी, कैसे आप अडेप्ट करते हैं सोसाइटी के साथ। फिर आ जाता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब यहाँ पर वही चीज़ है, टीम वर्क, कोऑपरेशन की। अब जैसे मान लीजिए कोई टीम है, ठीक है, जैसे कि आप एसएसबी में जाएंगे तो आपको जीटीओ, जब आपके ग्रुप टास्क होते हैं तो वहाँ पर आपको टीम मिलती है। अब टीम में क्या है कि आपको कैसे मैनेज करना है। मान लीजिए आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट बना है, ये पॉइंट बना है, यहाँ से आपने कुछ ब्रिजिंग वगैरह कर रखी है और यहाँ से आपको इधर जाना है, ठीक है। अब आपकी टीम में 7 लोग हैं, 7 लोग में से आपको दिख रहा है कि 3 लोग जो हैं वो ओवरवेट हैं, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये जो ब्रिज है ये थोड़ा सा वीक है। वीक है कहने का मतलब अगर पीछे के लोग इसको कुछ सपोर्ट करें तो ये ब्रिज स्टेबलाइज हो जाएगा। अब क्या वो जो लोग सपोर्ट करेंगे, क्या मैं उनको ओवरवेट वाले बच्चों को रख सकता हूं? नहीं रखना है। क्यों? मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं 4 लोगों को ऐसे नॉर्मल लोगों के पीछे रखूंगा जो थोड़ा सा सपोर्ट कर लें, और वो जो ओवरवेट वाले हैं पहले मैं उनको क्रॉस करवा दूं, ठीक है। तो दिस कम्स अंडर। अब यहां पर कुछ लोग होंगे कि कहेंगे कि नहीं मैं पहले चले जाता हूं, तो वो क्या है, वो ग्रुप के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो चीजों को समझ नहीं रहे हैं, वो ग्रुप डायनामिक्स को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो दिस कम्स अंडर कोऑपरेशन। कोऑपरेशन जनरल लाइफ में भी कोऑपरेट करना चाहिए, अपने घर वालों के साथ, अपने भाई बहन के साथ। किसी भी काम, मतलब आप सड़क पे भी जा रहे हैं, कोई भी काम अगर आपको साथ में लगता है तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए, आपको कंडीशंस को समझना चाहिए कि उस समय उस पब्लिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। आपको स्कूल में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, ठीक है, आपको घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे एक्वायर करते हैं, सिर्फ वो चीज़ नहीं है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना समझते हैं, ठीक है। कि आपको अगर घर साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आपको उसमें यह भी समझना पड़ेगा कि मैं उसको कितनी अच्छी तरीके से करूं कि लोग उस चीज़ को आके काउंट करें, ठीक है। दैट कम्स अंडर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई 3 चीजें। अब आ जाते हैं सोशल इफेक्टिवनेस पे। तो यहां पर बेसिक सी चीजें हैं। सबसे पहला आता है इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव समझ में आ रहा होगा कि किसी भी चीज में आगे बढ़ के हिस्सा लेना। अब यहां पर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूं पहले। जैसे एक एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए हम लोग ट्रैफिक वगैरह में फंसे हुए हैं, ठीक है, और ट्रैफिक बिल्कुल स्टॉप्ड है, उधर से भी आदमी आ रहा है, इधर से भी आदमी आ रहा है, इधर से भी आदमी आ रहा है, चारों तरफ से आदमी आ रहे हैं और सब लोग खड़े हुए हैं। अब उसमें आपको कभी दिखाई देगा कि एक आदमी अचानक से आता है बीच में और वो लोगों को थोड़ा बहुत साइड करके वो ट्रैफिक को चालू करवा देता है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या वो इकलौता आदमी था जिसको पता था कि ट्रैफिक को क्लियर कराया जा सकता है? नहीं, पता सबको है, लेकिन सब लोग इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। वो एक आदमी जो था उसने भी अपनी बाइक वाइक साइड में लगाई, कार साइड में लगाई और फिर वो उस चीज में लग गया। तो दैट कम्स अंडर इनिशिएटिव। अब यहां पर एक चीज है कि इनिशिएटिव भी जो होना चाहिए वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। राइट डायरेक्शन में मान लीजिए मैं हूं, मुझे दिखा ट्रैफिक लग रहा है, तो मैंने अपनी बाइक वहीं जहां पर मैं खड़ा था वहीं खड़ी कर दी और मैं चला गया ट्रैफिक क्लियर करने। तो क्या ये सही चीज है? नहीं, मेरे बाइक के आगे जितना भी ट्रैफिक होगा वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरे बाइक के पीछे जो गाड़ियां हैं वो तो खड़ी रह जाएंगी। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है राइट डायरेक्शन होना, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि उस चीज को सस्टेन करना, ठीक है। जैसे कि मैं ट्रैफिक सही करने निकला, अब थोड़ी देर मैंने देखा कि ट्रैफिक नहीं सही हो रहा है तो मैं अपनी बाइक पे वापस आके बैठ गया। नहीं, आपको सस्टेन करना है उस एफर्ट को जब तक आपका गोल ना मिल जाए। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये इनिशिएटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनिशिएटिव में, फॉर एग्जांपल कि हमारा पीपीडीटी का डिस्कशन होता है या कोई भी ग्रुप डिस्कशन है, कुछ भी डिस्कशन है, तो एसएसबी में क्या होता है कि सारे बच्चे एक साथ बोलने लगते हैं, ठीक है, एक साथ बोलने लगते हैं। अब आप उसमें बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें इनिशिएटिव लेना होता है, हमें भी बोलना होता है, लेकिन हमें जो फिश मार्केट जो बनी है कभी भी उसको बढ़ाने के लिए उसमें नहीं बोलना है, हमेशा उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए उसमें हमें बोलना पड़ता है। तो इनिशिएटिव भी जो लेना होता है वो हमेशा राइट डायरेक्शन में और
उसको सस्टेन करना है टिल यू अचीव योर गोल। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपनी डिसीजंस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपनी कैपेबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं भाई ठीक है, मतलब बाकी लोग भी कर लेंगे लेकिन मैं भी कर सकता हूं इस चीज को। ठीक है, फिर आ जाता है स्पीड ऑफ डिसीजन। तो स्पीड ऑफ डिसीजन क्या है कि जैसे मैं नितिन गडकरी जी का एक वीडियो देख रहा था, कुछ मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्टली, तो उनकी एक लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे कि अगर किसी भी डिसीजन को लेने में 5 मिनट से भी ज़्यादा लगे तो वो डिसीजन नहीं है। कहने का मतलब कि हमारे जो डिसीजंस होते हैं हमें उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि डिसीजन लेते समय भी हमें रिस्क भी कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, रिस्क कैलकुलेशन का मतलब आप बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं और आपके पास पैराशूट नहीं है, आपने डिसीजन लिया कि भाई कूद जाता हूं, तो ऐसा नहीं है, आप कूदेंगे मर जाएंगे। तो ये डिसीजन ऐसा काम नहीं करेगा कि आपका स्पीड ऑफ डिसीजन, भाई वो उसने तुरंत डिसीजन लिया कूद गया, लेकिन वो डिसीजन कहां पर एंड हो रहा है वो भी तो देखिए ना। तो यहां पर रिस्क कैलकुलेशन भी करना है आपको। ठीक है, तो स्पीड ऑफ डिसीजन समझ में आया कि आपको एक पॉजिटिव साइड में एंड आपको रिस्क कैलकुलेट करते हुए डिसीजन लेने पड़ते हैं, एंड उन डिसीजन में थोड़ी बहुत स्पीड होनी चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा समय, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि आपको इधर जाना है कि उधर जाना है। ठीक है, फिर आ जाता है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप। ये भी चीज़ आपकी जो डिस्कशंस होते हैं, जैसे पीपीडीटी का मैंने एग्जांपल दिया एसएसबी में, और आपकी लाइफ में भी, आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कि किस तरीके से आप अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। कि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं ग्रुप में बैठे हुए हैं एंड जब वो बोलते हैं तो बाकी लोग उनकी चीज़ें सुनते हैं, ना कि सिर्फ डर की वजह से, बट इस चीज़ की वजह से क्योंकि शायद उनका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा है, शायद उनके थॉट्स अच्छे हैं, शायद उनका बोलने का तरीका अच्छा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं कि आप ग्रुप को कैसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं उनको इन्फ्लुएंस करके। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आ जाती है लाइवलीनेस, जिंदा दिली। कि अब जिंदा दिली बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मान लीजिए आप ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक है, ऑफिसर बन जाते हैं और आपको पता है कि अब जो आगे आने वाली स्थिति है वो बिल्कुल वॉर की स्थिति है। ठीक है, और आपके ट्रूप्स जो हैं वो बहुत निराश हैं, बहुत डरे हुए हैं या बहुत निराश हैं, या वो मतलब वो थक चुके हैं उस चीज़ से। ठीक है, तो अगर आप लाइवलीनेस, आपके अंदर लाइवलीनेस नहीं है तो क्या आप उस ट्रूप को मतलब कन्विंस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपका ट्रूप भी वैसा ही थका हुआ रहेगा, आप भी थके हुए रहेंगे। ठीक है, तो ये लाइवलीनेस का पॉइंट होना, लाइवलीनेस की क्वालिटी होना एक ऑफिसर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ से आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी भी बुरी सिचुएशन में ऐसा नहीं हो रहा है कि बैठ के हताश हो रहे हैं, रो रहे हैं, या अगर होते भी हैं, मान लीजिए कि मैं ऑफिसर बन रहा हूं कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत है, मेरे सामने कोई आता है, मेरा सोल्जर आता है, कोई भी बंदा आता है, मेरे से जूनियर आता है, वो मेरे को सेम दिक्कत बताता है कि उसके घर में भी सेम दिक्कत है, कि मम्मी की तबीयत खराब है एंड छुट्टी नहीं मिल रही है, ये वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उसे अपनी दिक्कत बता रहा हूं कि भाई मेरे साथ भी ये दिक्कत, नहीं, मुझे उसको कंसोल करना पड़ेगा कि नहीं भाई ऐसा करके वो चीज़ें हो जाएंगी। वहाँ पर मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, उसके दोस्त उसकी हेल्प, कैसे वो उस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है, मुझे उस चीज़ को देखना है। तो अगर मेरे अंदर लाइवलीनेस नहीं है तो मेरे अंदर क्या होगा कि मैं उसको अपनी दिक्कत बताने लगूंगा, वो मुझे अपनी दिक्कत बताएगा, हम दोनों बैठ के एक साथ रोएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो लाइवलीनेस क्या है कि आपको चीज़ों को कंटिन्यू रखने में मदद करता है, आपको चीज़ों को रिजॉल्व करने में मदद करता है लाइवलीनेस। ठीक है, एंड चौथा आ जाता है डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब कि आपके एफर्ट्स यहां पर दिखेंगे। सबसे पहला डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन में यार मतलब डिटर्मिनेशन क्या है कि किसी भी चीज के लिए आप कितना डेडिकेटेड हैं। ठीक है, इसमें भी एक चीज आती है कि ड्राइव, मतलब वो चीज आपको मतलब आपका डोपामीन रिलीज होता है कि नहीं होता है, कि आप उस चीज़ को सोचते हैं कि भाई मैं ऑफिसर बन रहा हूँ, मैं आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ या एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको वो मतलब वो किक देती है कि नहीं देती है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर डिटर्मिनेशन। ठीक है, कि आप उस चीज़ मतलब वो चीज़ आपको ड्राइव करती है कि नहीं करती है, आप उसके लिए कितने एफर्ट्स करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, इसी में एक पॉइंट में और ऐड करना चाहूँगा, डिसिप्लिन। ठीक है,
डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है यार कि आपका मन अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, ठीक है, आप सुबह उठने के लिए डिसिप्लिन्ड हैं कि आप सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो अगर आप सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, कभी कभी आपका मान लीजिए मन नहीं भी करता है, तो भी वो डिसिप्लिन के तहत आप 5 बजे उठ जाएंगे। हो सकता है आप रोज़ की तरह फ्रेश ना महसूस करें, हो सकता है आप रनिंग करके आएँ तो रोज़ आप 5 किलोमीटर करते हैं, आज आपने 2 किलोमीटर की, लेकिन आप उठे 5 बजे, आपने 2 किलोमीटर की रनिंग की एंड फिर आपने अपनी चीज़ें की। ये चीज़ किसकी वजह से हो पाई? डिसिप्लिन की वजह से। तो डिटर्मिनेशन का पार्ट ही है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप डिटर्मिन्ड हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा करेज, ठीक है। अब करेज क्या है कि करेज नॉर्मल सा कि आप रिस्क टेकर कितने बड़े हैं, ठीक है। अब रिस्क टेकर भी सेम चीज आ जाएगी यहां पर, रिस्क कैलकुलेटिंग, कि आपको ऐसा रिस्क लेना है जिसमें कि आपका फायदा अगर नहीं भी हो रहा है तो आपका नुकसान ना हो, नुकसान हो भी रहा है तो बहुत ही ग्रेव नुकसान ना हो, ठीक है। आपको रिस्क कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर आपके अंदर करेज है, आप ऐसा मानते हो आपके अंदर करेज है, तो आपके अंदर रिस्क कैलकुलेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज आती है स्टैमिना। तो स्टैमिना में भी क्या है कि मेंटल एंड फिजिकल, मेंटल और फिजिकल दोनों स्टैमिना आते हैं, ठीक है। मेंटल मतलब कि आपको किसी भी चीज का अगर प्रेशर दिया जा रहा है, आपको प्रेशर में कोई भी काम कराया जा रहा है, तो आप कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। आप कुकर वाला काम कर रहे हैं कि आप प्रेशर में और अच्छे से चीज़ें हो रही हैं, या आप प्रेशर में बिल्कुल चीज़ें खराब कर दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है फिजिकल, कि फिजिकल आपके मतलब आपको फिजिकली कोई चीज़, मान लीजिए कोई काम करवाया जा रहा है, रनिंग करवाई जा रही है, स्टोरीज लिखवाई जा रही हैं, तो आप उसको हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टैमिना कंटेन्स की मेंटल और फिजिकल, और दोनों आपके स्ट्रांग होने चाहिए, ना ही सिर्फ फिजिकल बट मेंटल ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज हमारी 15 क्वालिटीज टोटल होती हैं। अब इसमें कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं जो कि मैंने, जैसे कि आपकी एक सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर आ जाते हैं तो रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, यहां पर आ जाते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड एक और बच रहा है हमारा करेज, ठीक है। तो ये कुछ जो क्वालिटीज हैं, इनके साथ एक दिक्कत है कि ये अनट्रेनेबल होती हैं, ठीक है, अनट्रेनेबल। देखिए रीजनिंग एबिलिटी, आप क्वेश्चंस के उस पर मत जाइएगा कि रीजनिंग वाले क्वेश्चन, वो नहीं, वो जो जुगाड़ वाली चीज़ थी, ठीक है, वो जो जीटीओ वाली चीज़ थी। आप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में बल्ली दे रखी है, तो बल्ली को आप किस पॉइंट पे लगाते हैं कि आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाएं, ये चीज़ नहीं सिखाई जा सकती किसी को, ठीक है। कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने ये तो बता दिया कि भाई तुम्हें ये काम दे रखा है, लेकिन क्या उसे उस चीज़ का रियलाइजेशन है, ये आप नहीं सिखा सकते। कोऑपरेशन नहीं सिखा सकते, सोशल अडेप्टेबिलिटी नहीं सिखा सकते, करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अब यहां ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, 3, 4, 5, 6 क्वालिटीज आपकी ऐसी हैं जो कि अनट्रेनेबल हैं। अब अनट्रेनेबल वाली चीजें ये हैं कि आप ये मत सोचिएगा कि अगर मेरे अंदर ये चीजें नहीं है तो मेरा एसएसबी में नहीं होगा या मेरा फौज में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। चीजें क्या होती हैं, चीजें डेवलप करने पे आएंगी। जैसे कि मैंने नीचे एक चीज लिख रखी है, देखिए, ये एक बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है जो कि आपकी पर्सनालिटी को चेंज करेगा। कैसे? माइंड मतलब आपने, जब आप चीजें, जैसे आपने मान लीजिए मेरी वीडियो देखी, आपको चीज़ें मालूम चली कि यार ये चीज़ें होती हैं, अब आप इस चीज़ को अपने थॉट प्रोसेस में, आपने इसको देखा, समझा, देन आप इसको अपने थॉट प्रोसेस में लेके आए। थॉट प्रोसेस में लेके आए तो आपने सोचा कि यार अब आप ये सोचिए कि मैं ऐसा क्या क्या कर सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर दिखें या मुझे पता चले और ये चीज़ें और क्वालिटीज़ इन्हांस हो मेरी। फिर तो आप इनको अपने एक्शंस में ले आए, अपने डेली वर्क में ले आए कि आप जब भी यहाँ से स्कूल जा रहे हैं तो आपने किसी की, कोई आपको दिख रहा है मदद करने लायक, तो आपने उसकी मदद कर दी। आपने स्कूल में अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से की, आपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार किया, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप अपने एक्शन में ले आए। ये चीज़ें आपने रेगुलर बेसिस पे की। ऐसा नहीं कि अगर आज मैंने किसी की मदद कर दी तो मैं कल नहीं करूँगा, यार मैं तो मदद कर दी थी कल, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर बेसिस पे वो चीज़ें करनी है। रेगुलर बेसिस पे जब आप करते हैं तो आपकी वो हैबिट में आने लगता है, ठीक है। ये सारा बिहेवियर, करेज, स्टैमिना, लाइवलीनेस, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप,
ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपकी हैबिट में आ जाएंगी। हैबिट में आ जाएंगी तो आपकी परफॉर्मेंस में वो चीज़ें दिखने लगेंगी। कहने का मतलब, जब भी आपको कोई टास्क दिया जाएगा, कोई भी चीज़ दी जाएगी, तो आपकी परफॉर्मेंस में ये सारी चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि वो आपकी हैबिट है। और जब वो परफॉर्मेंस में दिखने लगेंगी तो वो फाइनली आपकी पर्सनालिटी बन जाएगा, कि आपको लोग उसी चीज़ से डिनोमिनेट करेंगे कि यार ये आदमी जो है ये फला फला क्वालिटीज़ के अंदर आता है और इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये मानना है कि ये जो OLQs हैं, जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, ये हर आदमी के अंदर होती हैं। ठीक है, बस क्या होता है कि कुछ क्वालिटीज़ छुपी होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ को हम लोग उतना मतलब कुछ क्वालिटीज़ हमें उतना डोमिनेट नहीं कर पाती हैं, कुछ क्वालिटीज़ हमें दिखती नहीं हैं। तो इस प्रोसेस की मदद से आप ये सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर उजागर कर सकते हैं, अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी मैं इसको रब करता हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा सा कोट है, उसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। तो ये मैंने कोट लिख दिया है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कोट्स है। तो इसमें लिखा है कि टेक अप वन आइडिया। ठीक है, हम लोगों के लिए वन आइडिया क्या है? डिफेंस फोर्सेस। टेक अप दैट वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। ठीक, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। अब इसका क्या मतलब, इससे हम क्या पर्सपेक्शन निकाल सकते हैं कि आपको उस चीज के बारे में सोचना है, उस चीज के बारे में ड्रीम करना है, लेकिन सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं, लिव ऑन दैट आइडिया। कि जैसे एक कोट कहा जाता है ना कि बिफोर बिकमिंग एन ऑफिसर यू हैव टू बी लाइक एन ऑफिसर। कि आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हैं कि तो उसके बाद आप ये सोचिए कि अगर मैं ऑफिसर होता तो मैं इस सिचुएशन में क्या करता। ठीक है, अगर कोई मुझसे बहस कर रहा है तो क्या मैं उसके साथ बहस करने लगता? नहीं, उस चीज़ को मैं उसको समझाता, आराम से उसको एग्जाम्पल्स देता, डिस्कशन करता, तब उस चीज़ को मैं वहाँ पर करके आता। ठीक है, तो दैट इज़ लिव ऑन दैट आइडिया। आप उस चीज़ को जिए। आप ये समझिए कि आप अभी ऑफिसर हैं, तो अब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में आप कभी भी नहीं फंसेंगे। ठीक है, लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी लिव, बी फुल ऑफ दैट आइडिया। कि आप हर समय उस चीज़ में रहने चाहिए। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा वो है कि 6 घंटे 7 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग चले गए पार्टी करने, उसके बाद हम चले गए खेल करने। ठीक है, 10 चीज़ें करके आए। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमने 6 घंटे पढ़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको, ठीक है, आपने पढ़ाई 6 घंटे की, लेकिन आपको पढ़ाई के एटमॉस्फेयर में रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 6 घंटे पढ़ लिया तो आपका हो गया, फिर आपने नेक्स्ट डे पढ़ा। नहीं, आप अगर 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ही साथ आपको उसके एटमॉस्फेयर में भी कुछ देर रहना पड़ेगा। कि आपने क्वेश्चंस लगा लिया, आपने कुछ पढ़ लिया, आपने पिक्चर्स देख ली SSB वाली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि लोग नहीं बताते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू बी फुल ऑफ दैट आइडिया। हमें उस चीज़ का एक तो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और उस चीज़ को हमें जीना है, यानी कि वी हैव टू लिव लाइक दैट। ठीक है, एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन। ठीक है, भांजे के मुंडन में जाना है, आंटी जी की शादी में जाना है, यहाँ पार्टी में जाना है, वहाँ पार्टी में जाना है, इसके बर्थडे में जाना है, कुछ समय के लिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं मांग रहा हूँ, 2 से 3 साल, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं लगते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ को निकालने के लिए आपको नहीं लगेंगे। इस कुछ समय के लिए, सिर्फ अपनी ज़िंदगी के आपके 70-80 ईयर्स में से सिर्फ मैं 2 साल या 3 साल कह रहा हूँ कि आप इस समय के लिए सारी चीज़ें को साइड लाइन कर दीजिए। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही सोशल लाइफ को ख़त्म कर दीजिए, ये नहीं कह रहा हूँ, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ को कितना टाइम देना है आपको। ठीक है, आपका मान लीजिए रिटन पेपर क्लियर हो गया है, तो अब आपको SSB में कितना टाइम लगाना है ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, लीव दैट एवरी आइडिया अलोन, दिस इज द वे टू सक्सेस। इस तरीके से आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। अब चांसेस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये सारी चीजें आदमी कर रहा होता है, लेकिन उतना डिटर्मिन्ड और उतने एफर्ट्स नहीं कर रहा होता है उस चीज में। ठीक है, उतना लॉयल नहीं होता है अपने उस चीज के लिए। तो इन सारी चीजों को करने के साथ साथ आपको डिटर्मिन्ड, ठीक है, और आपको अपने प्रति लॉयल, अपने गोल के प्रति लॉयल होना चाहिए,
तभी ये सारी चीज़ें वहाँ पर वर्क करती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।